गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके विषय से संबंधित वो आप तक पहुँच सके। साथ ही इस लेसन को पढ़ते समय अगर आपको कोई क्वेरी है आपके मन में, या आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये आपको समझ में नहीं आया है, या आप उसे और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में, तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं इसमें, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्रांस का राष्ट्रपति। देखिए, फ्रांस का जो इतिहास है वो ऐसा रहा है कि फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता बहुत रही है, और इस समय जो फ्रांस का संविधान है वो पंचम गणतंत्र का संविधान कहलाता है। ये 1958 में बना। आज हम जब फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो चूंकि वर्तमान में यही संविधान वहाँ लागू है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो 1958 में जो फ्रांस का संविधान है, पंचम गणतंत्र का संविधान, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति पद की क्या स्थिति है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रांस की शासन व्यवस्था में ये खास बात है कि फ्रांस में संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों का सम्मिश्रण वहाँ पाया जाता है। तीसरी बात ये कि राजनीतिक अस्थायित्व को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। ये एक विशेष बात है कि फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाया गया है, और इसका एक मेन कारण है कि ये महसूस किया गया कि वहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता रही लंबे समय तक, तो ये महसूस किया गया कि अगर राष्ट्रपति पद को सशक्त बनाया जाएगा तो उस राजनीतिक अस्थिरता को दूर किया जा सकता है। तो फ्रांस में जो राष्ट्रपति का पद है वो अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, राष्ट्रपति पद के बारे में। सबसे पहली बात है योग्यताएं एवं निर्वाचन। अगर हम योग्यताओं की बात करें तो देखिए, फ्रांस के संविधान में किसी भी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। फ्रांस का जो संविधान है उसमें किसी भी तरह की कोई योग्यता का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति बनने के लिए ये क्वालिटीज़ या ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात हम लेते हैं निर्वाचन। फ्रांस के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन भाग लेता है? जिसमें भाग लेते हैं संसद के सदस्य, समुद्र पार के प्रदेशों के विधानमंडल यानी कि जनरल काउंसिल के सदस्य, और नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि। तो ये मिलकर वहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये वहाँ के संविधान में लिखा गया। लेकिन 1962 में जो व्यवस्था वहाँ की गई है उसके अनुसार अब वहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब ये निर्वाचन कौन सी पद्धति से होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है द्वितीय मतपत्र योजना से, सेकंड बैलेट सिस्टम। सेकंड बैलेट सिस्टम में क्या होता है? देखिए, सेकंड बैलेट सिस्टम में ये होता है कि उसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है जिसे कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहली बार में 3 या 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अब उनमें से जिन दो को सबसे अधिक वोट मिलेंगे उन दो के बीच में दोबारा वोटिंग होगी, और उन दो में से जिसको पूर्ण बहुमत मिलेगा वही व्यक्ति निर्वाचित होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन द्वितीय मतपत्र योजना से होता है, जिसमें आवश्यक होने पर 2 मतदान होते हैं। प्रथम मतदान में ही यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो द्वितीय मतदान होगा, जिसमें प्रथम मतदान के प्रथम 2 उम्मीदवारों में से ही चुनाव करना होता है,
और अधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए ज़रूरी है कि जो उम्मीदवार है उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, और जब तक स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दोबारा चुनाव भी वहाँ पर करवाया जाता है। देखिए, एक एग्जाम्पल से ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, जैसे मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं। ए को मिलते हैं 30% वोट, इसको 40, इसको 25 और इसको 10%। ठीक है। अब क्या सिचुएशन है कि बी को सबसे अधिक मत मिले हैं, लेकिन चूंकि इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिनको कम वोट मिले हैं उनको हटा दिया जाएगा। अब ए और बी के बीच में दोबारा वोटिंग होती है। ये दो ही भाग लेंगे, दोनों के बीच में दोबारा होगा इलेक्शन, और जिसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाएगा वो व्यक्ति चुनाव में विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल होता है 5 ईयर्स। पदच्युति कि पद से कैसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार, देखिए वहाँ भी संसद के पास ही है, कार्रवाई वहाँ की पार्लियामेंट में ही होती है, और दोषारोपण का अधिकार दोनों सदनों को है। महाभियोग केवल राजद्रोह पर ही चलाया जाता है। और प्रस्ताव किस तरीके से होता है, देखिए प्रस्ताव खुले मतदान में, खुला मतदान होता है, गुप्त मतदान नहीं होता है। खुले मतदान में दोनों सदनों के अलग अलग कुल बहुमत से पारित होता है प्रस्ताव। उसके बाद दोषारोपण की जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, और यदि जो दोष लगाया गया है वो सही सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार भी वहाँ की संसद के पास ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, शक्तियाँ एवं अधिकार क्या क्या हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। देखिए, फ्रांस का राष्ट्रपति संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति का स्रोत है। स्थल, जल, वायु सेना का सेनापति, सेना का प्रधान वहाँ का राष्ट्रपति ही होता है। तो आइए हम देखते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति की सबसे पहली शक्ति हम लेते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और मंत्रिमंडल का निर्माण करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और मंत्रिमंडल का निर्माण करना, ये ऐसी शक्ति है जिसका संपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। प्रधानमंत्री के लिए अब यह आवश्यक नहीं है कि वो नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करे, और मंत्रिमंडल के सदस्य भी संसद के सदस्य नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों का समन्वय है। तो जैसा कि हम संसदात्मक में देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ये सिस्टम जो है वो अमेरिका की तरह है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हमारे यहाँ तो ये होता है कि प्रधानमंत्री के लिए ज़रूरी है कि उसको पार्लियामेंट का विश्वास प्राप्त हो, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर दिया। अब प्रधानमंत्री के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो राष्ट्रीय सभा का विश्वास प्राप्त करे। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अधिकार है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का निर्माण करना, ये मैंने आपको बता ही दिया कि राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल का निर्माण भी राष्ट्रपति ही करता है। और देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के साथ साथ राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को पद से हटाने का अधिकार भी प्राप्त है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व एवं मंत्रिमंडल की कार्यवाही पर पूर्ण नियंत्रण। जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसका सभापतित्व भी राष्ट्रपति करते हैं, और मंत्रिमंडल में जो भी कार्यवाही होती है उस पर राष्ट्रपति का पूरा कंट्रोल रहता है। पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को 2 भागों में बांटा है। एक भाग में जो कार्य दिए गए हैं
उन कार्यों के लिए राष्ट्रपति को ये जरूरी है कि वो मंत्रिमंडल का परामर्श प्राप्त करे। यानी कि राष्ट्रपति इस भाग से संबंधित अगर कोई कार्य करेगा तो उसको संबंधित मंत्री के प्रति हस्ताक्षर भी करवाने पड़ेंगे। लेकिन दूसरे भाग में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके संबंध में राष्ट्रपति को न तो प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की जरूरत है, न किसी संबंधित मंत्री के सिग्नेचर की आवश्यकता है। देखिए संविधान क्या कहता है इस बारे में। संविधान की धारा जो 19 है वो ये कहती है कि संविधान की धारा 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 और 61 में वर्णित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और आवश्यक होने पर विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। यानी कि संविधान में इन कार्यों का उल्लेख किया गया है कि अगर राष्ट्रपति इन धाराओं में उल्लेखित कोई कार्य करता है तो उसे प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अब इन धाराओं में कौन से कार्य हैं, देखिए इन धाराओं का संबंध किससे है, तो इन धाराओं का संबंध है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को भंग करना, संवैधानिक परिषद का गठन और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की ये जो शक्तियां हैं ये उसकी वास्तविक शक्ति है। कौन सी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद को भंग करना, संवैधानिक परिषद का गठन और संकटकालीन अधिकार। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ कौन सी है? पहली है संदेश भेजना। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में संदेश भेज सकता है। दूसरा, संसद का विशेष अधिवेशन बुलाना। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29, उसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर राष्ट्रपति विशेष कार्यक्रम सहित संसद का अधिवेशन आमंत्रित करेगा। तो यानी कि संसद का अधिवेशन बुलाना ये राष्ट्रपति का अधिकार है। और राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन किन की प्रार्थना पर बुलाता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सभा के बहुमत सदस्यों की प्रार्थना पर। यहाँ पर ये जो प्रार्थना शब्द काम में लिया गया है इसके बारे में ये कहा गया है कि अधिवेशन बुलाना या न बुलाना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इस मांग को अस्वीकार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना। देखिए फ्रांस में भी पार्लियामेंट के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं वो विधेयक सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास आते हैं और राष्ट्रपति के पास 15 दिन का समय होता है कि राष्ट्रपति उन विधेयकों पर सिग्नेचर कर दे। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो पहले हम इस वाले को देख लेते हैं, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना। तो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जो आता है राष्ट्रपति उस पर 15 दिन तक विचार कर सकते हैं और लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहें तो 15 दिन से पहले उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं और जिस पर संसद के लिए विचार करना अनिवार्य है। और ये बात कही गई है संविधान की धारा 10 में। संविधान की धारा 10 ये कहती है कि संसद से पारित होने पर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति 15 दिन में उसे कानून घोषित करेगा। इस अवधि में वह विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है जिस पर संसद को अनिवार्य रूप से विचार करना होगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर विचार करने का समय है 15 दिन और इन 15 दिन की अवधि में राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकता है। नेक्स्ट है विधेयक को सीधे जनमत संग्रह के लिए भेजना। राष्ट्रपति कुछ विशेष विषयों से संबंधित विधेयक को मंत्रिमंडल या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है।
जैसा कि 1962 में राष्ट्रपति के चुनाव में अब जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था अपनाई गई है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो पद्धति अपनाई गई है, इसको भी वहाँ पर जनमत संग्रह में एक्सेप्ट किया गया है। तो वहाँ के राष्ट्रपति के पास ये राइट है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। और कब भेजता है, या तो मतलब उसके लिए मंत्रिमंडल का प्रस्ताव चाहिए या संसद के जो दोनों सदन हैं उनके संयुक्त प्रस्ताव पर वो किसी विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सभा को भंग करना। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि राष्ट्रीय सभा को भंग करना राष्ट्रपति की एक बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति है, और संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श के उपरांत राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। तो संविधान में जो शब्दावली काम में ली गई है उसमें शब्द काम में लिया गया है परामर्श, कि प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श के बाद। तो यहाँ शब्द है परामर्श, न कि अनुमति। तो ये राष्ट्रपति की अपनी शक्ति है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दोनों सदनों के सभापतियों से परामर्श ले और उसके बाद वो राष्ट्रीय सभा को भंग कर दे। लेकिन राष्ट्रपति की इस शक्ति पर दो प्रतिबंध है। पहला तो ये है कि राष्ट्रीय सभा के पुनर्निर्वाचन के बाद 1 वर्ष के भीतर राष्ट्रपति उसे पुनः भंग नहीं कर सकता। मान लीजिए राष्ट्रीय सभा का पुनर्निर्वाचन किया गया है, तो पुनर्निर्वाचन के बाद अब 1 वर्ष की अवधि तक राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होगी। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदान की गई आपातकालीन शक्तियों के आधार पर कार्य कर रहा है तो वह राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों के आधार पर कार्य कर रहा है तो वो राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं करेगा। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अब हम बात करते हैं नियुक्ति संबंधी शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। ये पदाधिकारी है राज्य के काउंसिलर, ग्रैंड चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, समुद्र पार क्षेत्रों में सरकार के प्रतिनिधि, राजदूत, विश्वविद्यालय के कुलपति आदि। तो इस तरीके से जो ये राष्ट्रपति है ये कई महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये नियुक्तियां की जाती है मंत्री परिषद की बैठक में। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन नियुक्तियों के संबंध में भी राष्ट्रपति को प्रभावशाली स्थिति प्राप्त होती है। उसका कारण ये है कि मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त करना और मंत्री परिषद का कार्य संचालन दोनों पर राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अमेरिका में तो यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करेगा उन नियुक्तियों पर सीनेट का अनुसमर्थन लेना जरूरी है। लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाएगी उन नियुक्तियों पर संसद की पुष्टि आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है विदेशी संबंधों के संचालन की शक्ति। अगर हम वैदेशिक संबंधों की बात करें तो राष्ट्रपति ही है जो कि दूसरे देशों में राजदूतों की, विशेष दूतों की या प्रदूतों की नियुक्तियां करता है। विदेशों से आए राजदूत भी उसी के नाम से प्रमाण पत्र लाते हैं। जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाते हैं या संधियां की जाती है उन पर भी उसका निर्णय प्रभावकारी होता है। यद्यपि संविधान में ये कहा गया है कि जो व्यापारिक संधि की जाएगी, शांति संधि की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संबंधी शक्ति की जाएगी तो संधि की जाएगी, तो इस तरह की सभी संधियों की स्वीकृति संसद द्वारा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वैदेशिक संबंधों के संचालन में भी
राष्ट्रपति का बहुत अधिक प्रभाव है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में सबसे पहला और महत्वपूर्ण है संविधान की व्याख्या का अधिकार। देखिए, हमारे देश में या अमेरिका में संविधान की व्याख्या का अधिकार है न्यायपालिका को, लेकिन फ्रांस में ये अधिकार दिया गया है वहाँ के राष्ट्रपति को। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ का राष्ट्रपति कितना पावरफुल है देन हमारे देश या अमेरिका की तुलना में, कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी वहाँ पर राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की उच्च परिषद का सभापतित्व करना और उसके सभी 9 सदस्यों की नियुक्ति करना। एक तरीके से फ्रांस में ये माना गया है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक भी है। इसीलिए क्या है कि न्यायपालिका की जो उच्च परिषद है उसका सभापतित्व राष्ट्रपति ही करता है, उसके सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा संवैधानिक परिषद के बारे में हमने बात करी थी कि ये फ्रांस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो वहाँ पर चुनाव संबंधी कार्य भी करती है और भी कई महत्वपूर्ण कार्य संवैधानिक परिषद द्वारा किए जाते हैं। तो इस संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भी है और राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग जो उच्च न्यायिक परिषद है उसकी मंत्रणा के आधार पर करता है। नेक्स्ट है संकटकालीन शक्तियाँ। ये फ्रांस के राष्ट्रपति की बहुत ही इम्पॉर्टेंट शक्तियाँ हैं, क्योंकि इससे पहले जो फ्रांस का संविधान था, चतुर्थ गणतंत्र का संविधान, उसमें राष्ट्रपति को कहीं भी संकटकालीन शक्तियाँ नहीं दी गई थी। लेकिन जो वर्तमान संविधान है, वर्तमान संविधान की धारा 16 के अनुसार राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संविधान की धारा 16 क्या कहती है। संविधान की धारा 16 ये कहती है कि यदि गणतंत्र की संस्थाओं को गंभीर और तात्कालिक संकट उत्पन्न हो जाए, यानी कि यदि गणतंत्र की संस्थाओं को संकट हो अथवा देश की स्वतंत्रता, क्षेत्र की अखंडता या अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की क्रियान्विति खतरे में पड़ जाए और यदि संविधान द्वारा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारियों के कार्य संचालन में बाधा पहुंचती हो, तो राष्ट्रपति इन परिस्थितियों के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। तो यानी कि अगर देश में इस तरह की स्थिति आ जाती है कि देश की संस्थाओं को संकट है, देश की स्वतंत्रता के लिए संकट है, अखंडता के लिए संकट है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की क्रियान्विति नहीं हो पा रही है या सार्वजनिक अधिकारी अपना कार्य ढंग से संचालित नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति इन परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा कर सकता है। संकट काल होने पर क्या होता है? देखिए, संकट काल होने पर यह होता है कि पहली बात, संसद का अधिवेशन स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जब संकट काल होता है फ्रांस में तो संसद का अधिवेशन शुरू हो जाएगा। संकट काल होने पर राष्ट्रीय सभा कभी भंग नहीं होगी और न ही संसद की बैठक स्थगित होगी। दूसरी बात, संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक के आधार पर करेगा। तो ये राष्ट्रपति की अपनी पावर है कि संकट काल है या नहीं, इसका डिसीजन राष्ट्रपति को स्वयं लेना है। और संकटकालीन अवस्था में शासन के संचालन का जो उत्तरदायित्व है वो भी राष्ट्रपति पर ही होगा। तो एक तरीके से जब संकट काल आता है फ्रांस में तो शासन का संचालन राष्ट्रपति करता है, संसद का अधिवेशन चलता रहता है और संसद की बैठक स्थगित नहीं होती है। तो ये राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं। हालांकि अभी तक इनका प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है। 1961 में जब अल्जीरिया संकट था उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी ये जो संकटकालीन प्रावधान है पंचम गणतंत्र के संविधान की,
इनकी सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है और ये आरोप लगाया जाता है कि इन शक्तियों का राष्ट्रपति दुरुपयोग कर सकता है और तानाशाह बनने का प्रयास कर सकता है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस की मुख्य समस्या है वहाँ का राजनीतिक अस्थायित्व, और इसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति पद को सशक्त बनाना जरूरी था। इसलिए फ्रांस के संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जो हमें किसी और देश के संविधान में नहीं दिखाई देती, और जिससे फ्रांस के राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली बन गया है। थैंक यू।